चल देखिए, यहाँ हमारी जो पहली वीडियो थी उस पर यहाँ तक बात हो चुकी थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और डीएनए किस तरीके से पैक होता है। अब हम लोग बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले जो बात आती है, यहाँ 2-4 पॉइंट याद रखने वाले हैं के साथ। डिस्कवरी न्यूक्लियन की किसने करी थी? मिशर ने करी थी। और द प्रोपोर्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट द सेम टाइम। ये दोनों काम एक साथ ही हुए थे। मेंडल की बात है और न्यूक्लियन ये एक ही टाइप का हो गया था। बट दैट डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा टाइम के बाद डिस्कवर हुआ और प्रूव हुआ। बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि जो क्वेश्चन आया कि भाई अब किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, उसका जेनेटिक बेसिस क्या है। तो हेड रिसर्च मॉलिक्यूलर लेवल, तो तब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर गए। और प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, आपने मेंडल के बारे में पढ़ा है, वॉल्टर सटन और थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने पहले बातें जो करी थी ये बातें अब और नैरो होती चली जा रही हैं। और कहाँ पे आ गई? नैरो होते होते उनकी बातें पहुंच गई क्रोमोसोम तक, कि क्रोमोसोम में ही है जो भी, और वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, हर सेल के अंदर। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, ये अभी तक पता नहीं चला था कि कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल। यानी कि आपके जो मेंडल थे, वॉल्टर सटन थे, थॉमस हंट मॉर्गन थे, इन सब ने बातें तो कर ली कि हाँ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। सटन और बॉवेलिन ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने कह दिया कि साहब कुछ फैक्टर्स होंगे, जॉनसन ने उसे जीन नाम दे दिया। लेकिन अब तक ये बात नहीं पता चली कि वो कौन सी चीज थी जो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर हम लोगों की बात आती है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ आते हैं 1928 में। सन याद रखिएगा, 1928 में ग्रिफिथ जो थे उन्होंने अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। किसके साथ में? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, इसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और वो विटनेस हुए मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि अचानक से बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसलिए ये जो इनका नाम रखा है, इनका जो प्रिंसिपल है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर है? जरा 2-4 बातें यहाँ जल्दी से देख लेते हैं। ग्रिफिथ जो थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इनका पूरा नाम था। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया था। कब लिया था? 1928 में लिया था। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही थी। कैसे होता है जरा देखिएगा। इन्होंने बैक्टीरिया जो था उसके बारे में जब बात करी कि जो हमारा जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट द लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैज चेंज्ड फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में चेंज आ गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है आर ग्रोन इन कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट में ग्रो किया गया। और सम प्रोड्यूसेस स्मूथ कॉलोनीज, पता ये चला कि कुछ स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, कुछ रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि एक बैक्टीरिया को लिया गया और बैक्टीरिया से कहा गया ग्रो करो। तो जब ग्रो हुआ तो पता ये चला कि इसमें से कुछ ऐसे थे जो स्मूथ कॉलोनी बना रहे थे और कुछ ऐसे थे जो रफ कॉलोनी बना रहे थे। दिस इज बिकॉज ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस यानी पॉलीसैकेराइड कोट, यानी कि जो एस वाले बैक्टीरिया थे उनके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का कोट था, म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट, ठीक है। या इसी को कह दिया किसका बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड। ये इनके ऊपर कोट था, कौन से वाले? एस वाले के ऊपर। और आर वाले के ऊपर ऐसा कोई कोट था नहीं, यानी ये कैप्सुलेटेड थे किससे? म्यूकस से। और आर वाले नॉन कैप्सुलेटेड थे, इनके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं था। तो इस वजह से एस वाले हो गए वायरुलेंट, यानी कि ये घातक हो गए। और इसकी वजह से ये जिस बैक्टीरिया जिस चूहे के अंदर ये जाएंगे, जो माउस अगर माइस इन्फेक्ट हो गया इससे, तो क्या कर देगा? ये उसे मार देगा, क्योंकि निमोनिया हो गया होगा उसको। लेकिन अगर आर स्ट्रेन वाला होगा तो वो निमोनिया को डेवलप नहीं करेगा, तो माउस बच जाएगा। तो ये इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। अब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। इन्होंने इस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, कई एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक साथ कर डाले इन एस और आर को लेके। पहले इन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया चूहे में, तो देखा कि चूहा मर गया। फिर आर स्ट्रेन को लिया और इंजेक्ट करा चूहे में, तो देखा चूहा जिंदा है। यानी एस वाले ने उस चूहे के अंदर क्या कर दिया होगा?
निमोनिया कर दिया होगा जिसकी वजह से वो मर गया, और आर वाले ने निमोनिया कॉज नहीं किया होगा जिसकी वजह से वो जिंदा है। लेकिन फिर बाद में क्या करा इन्होंने, एस वाले को उठाया और गर्म किया, और इतना गर्म किया कि वो हीट किल्ड हो गया, और तब इसे जब हमने माइस के अंदर डाला तो क्या हुआ, चूहा जिंदा रहा। इसका मतलब है जब हीट किल्ड एस करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा चूहे को मारने वाली। लेकिन अगर हीट किल्ड एस वाले को आर वाले के जिंदा के साथ में मिला के डाला गया, यानी मरा हुआ एस था उसको उठाया गया और उसके साथ में आर वाला जिंदा मिला के जब डाला गया तो देखा गया कि चूहा फिर से मर गया। इसका मतलब है कि इसमें इंडिविजुअल तो नहीं मारा, लेकिन इसके साथ में मिलकर इसने इसे मार दिया, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस वाले ने एस वाले ने आर वाले एस वाले के किसी एक मटेरियल को, तो मरा हुआ है ना, तो किसी एक मटेरियल ने आर वाले को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, बदल दिया होगा, ठीक है, तब रूपांतरित कर दिया होगा इसको, ठीक। तो इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ये कह रहे थे कि वही चीज जिसने इसे ट्रांसफॉर्म किया था वही क्या बनी, जेनेटिक मटेरियल होगी, और ये कह के बेचारे निकल गए दुनिया से, ठीक। तो ही कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया क्या, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि आर वाला जो था वो किसी तरीके से समहाउ किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया, किससे, हीट किल्ड एस वाले से बदल गया। तो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड। और कुछ ऐसी चीजें हुई होगी कि आर वाले ने अपने ऊपर एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड बना ली होगी, जो एस वाले के अंदर से आर वाले के अंदर कुछ चला गया होगा, जिसकी वजह से आर वाले ने एस वाले के जैसे ही अपने ऊपर एक कोट बना लिया, ठीक। दिस मस्ट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ऐसा क्यों हुआ होगा, ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अभी तक इसका ये नहीं पता चल पाया कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है, वो आरएनए है, वो प्रोटीन है, ये बात पता नहीं चल पाई। लेकिन हाँ ये बात पता चल गई कि एस वाले ने अगर आर वाले को मरे हुए हीट किल्ड एस वाले ने आर वाले को अगर जिंदा कर दिया है, आर वाले को बदल दिया है एस वाले में, तो इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज उसे दी है जिसके वजह से ट्रांसफॉर्म, वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो डीएनए है, आरएनए या प्रोटीन। अब क्या हुआ, आगे हमारे 2-3 साइंटिस्ट और आए जिनका नाम ओसवाल्ड एवरेट, कॉलिन मैकलियॉड और मैकलिन मैककार्टी था, ठीक। इन्होंने 10 साल तक लगभग 1933 से 1944 तक अपने एक्सपेरिमेंट किए और उससे बताया कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है उसके पीछे कौन सा बायोकेमिकल रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हीट किल्ड एस वाले के साथ में, हीट किल्ड एस वाले के साथ में डीएनएस, आरएनएस और प्रोटीएज लगाए बारी बारी से। यानी पहले इन्होंने इसके साथ में प्रोटीएज लगाया और प्रोटीएज लगाने के बाद इस सॉल्यूशन को लिविंग, ठीक है, आर के साथ में मिलाया और फिर चूहे के अंदर डाल दिया। तो चूहा जो है मर गया, चूहा मर गया। क्यों मर गया चूहा, क्योंकि प्रोटीएज ने क्या करा होगा, प्रोटीएज ने हीट किल्ड वाले के प्रोटीन को ही तो मारा होगा, लेकिन बाकी डीएनए आरएनए तो बच गया अभी, क्योंकि सिर्फ हमने यही वाला पहली बार में डाला था। तो इसका मतलब अभी डीएनए और आरएनए जिंदा था। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं। फिर ऐसे ही उन्होंने आरएनए डाला तो भी चूहा मर गया। इससे भी पता चल गया कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनए डाला तो चूहा जिंदा है। इसका मतलब क्या था, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। यही बात उन्होंने कही है। प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, उस एस वाले से उन्होंने प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को प्यूरिफाई किया और उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया सेल को एस, जिसमें से वन कुड ट्रांसफॉर्म आर सेल इनटू एस। जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आर वाले को एस वाले में ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। They discovered that DNA alone S bacteria cause R bacteria to be transformed। खाली डीएनए ही जो है वो क्या कर रहा है, वो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। They also discovered that protein digesting enzyme protease, देखिए
आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनए डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं किया। सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। ये पता चल गया कि भाई प्रोटीन और आरएनए नहीं था। डाइजेशन विद डीएनएस, अगर डीएनए के साथ में डाइजेशन कर दिया, डिड नॉट ट्रांसफॉर्म, और इस वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। दैट डीएनए, ये सजेस्ट करता है दैट डीएनए कॉजेस द ट्रांसफॉर्मेशन, और डीएनए ने ट्रांसफॉर्मेशन किया। लेकिन अभी भी दे कंक्लूड दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। इससे सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो कन्विंस्ड नहीं थे, यानी कि अभी भी इसमें कुछ न कुछ बातें थी। कैन यू थिंक एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएस और आरएनए? डीएनएस एंड डीएनएस, डीएनए एंड डीएनएस, देखिए ये डीएनएस है, यानी बहुत सारे डीएनए हो गए, और डीएनएस ये एक एंजाइम है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये डीएनए है, डीएनए के कई सेगमेंट हो गए, और ये क्या हो गया, ये डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इस बात को पता लगाने के लिए हमारे हर्षे और चेज आए, और यहां से क्वेश्चन उठा था अनइक्वल इक्विवोकल प्रूफ, यानी कि आप सबको सहमत करता हुआ जो प्रूफ दिया गया, तो किसने दिया? DNA as genetic material come from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase 1952। ठीक है, they worked with virus, इन्होंने वायरस के साथ में वर्क किया, और हमने जैसा कि आपको पहले वीडियो बताया था बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज और 574 पॉलीफेज। अभी क्यूबी बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ बैक्टीरियोफेज के बारे में आपने समझा कि ये कौन सा बैक्टीरियोफेज की बात हो रही है? ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसके बारे में इन्होंने बात करी। देखिए फिर से बात कर लेते हैं, ग्रिफिथ ने क्या लिया था? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया था, उनका एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो एवरे मैकलियोड और मैकार्थी ने किया, उन्होंने उसी को बायोकेमिकल नेचर को लिया, उन्होंने प्रोटीएज, डीएनएस और आरएनएस एंजाइम को लिया था, बस बाकी कुछ और नहीं किया था। ये आए हमारे हर्षे और चेज, इन्होंने क्या करा 1952 में इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर डिस्कवरी कर दी। सन याद रखिएगा, इससे डीप में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है आगे भी है। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया। देखें हम इसके बारे में पूरा हम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ छोटा शॉर्ट बता देते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या करता है, वो अटैच हो जाता है बैक्टीरिया से, ये वायरस से, और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देता है। और जब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डालता है तो ये जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ में ये वाला जेनेटिक मटेरियल, मान लो ये वाला है, ये इसके साथ में मिल जाएगा। ठीक, और ये वाला जेनेटिक मटेरियल जो किसका था, वायरस का था, वायरस का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा। और हाईजैक करने से क्या होगा, अब सारे के सारे वायरस ही बनेंगे अंदर, सारे के सारे क्या बनेंगे, वायरस बनेंगे। तो बैक्टीरिया का अपना काम तो खत्म हो गया, यानी फेज कर लिया, भक्षण कर लिया, उसके बाद इसे मार के ये बाहर निकल जाता है। ठीक, इस तरह का हमने माहौल समझ लिया। हमने क्या करा, हमें ये पता है कि हमारा डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है और इसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है। ये जो प्रोटीन कोट है ये किसका बना होता है, प्रोटीन में होता है हमारा सल्फर। तो हमने रेडियो एक्टिव दो ऐसे बैक्टीरियोफेज लिए, एक में हमने लिया रेडियो एक्टिव फास्फोरस और एक में लिया हमने रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक, और फिर उसको हमने अटैक कराया। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ देखेंगे आप इस डायग्राम को तो समझ में आएगा। हमने एक बैक्टीरियोफेज ऐसा लिया वायरस जिसमें क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव एस लेवल प्रोटीन कैप्सूल है। इसमें क्या है, प्रोटीन का जो कैप्सूल है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। प्रोटीन कहाँ रहता है, याद रखिए बाहर, अंदर कौन जाता है बैक्टीरिया के, डीएनए। ठीक, लेकिन ये बात इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चलेगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए देखिए। तो जब इन्होंने ये वाला लिया और एक तरफ क्या लिया इन्होंने, फास्फोरस लगा हुआ है डीएनए। देखिए एक में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया है, एक में फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया है। क्लियर, अब अलग अलग क्या है, इन्फेक्ट करो बैक्टीरिया को, अलग अलग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब यहां से डीएनए अंदर गया तो इसने देखिए इन्फेक्ट किया, यानी ये अपना डीएनए से छोड़ा, बैक्टीरिया के साथ में मिलेगा। तब क्या करा दिया गया, 3 स्टेप है। सबसे पहला इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन किया, देखिए डीएनए अंदर जा रहा है। दूसरा क्या हुआ, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब मिक्सिंग होती है। और तीसरा हमने क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हमने इसे डाल के जार में और घुमा दिया। जार में डाल के जैसे ही हमने इसे घुमाया तो
तो क्या हुआ, पता ये चला थोड़ी देर बाद, क्योंकि जार में जब आप ब्लेंड करते हैं, जब आप घुमाते हैं तो क्या होता है, कुछ झाग ऊपर आ जाता है, ठीक है, और कुछ चीजें सॉलिड नीचे बैठ जाती हैं जो भारी हुई। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं सुपरनेटेंट, और नीचे जो होता है वो आपका हो गया जो सेडिमेंट। अब देखिए यहीं पे जो बात करना है, यहां पे क्या बात करना है, देखिए क्या हुआ ये देखा ये गया कि नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, सेल के अंदर कोई रेडियो एक्टिव नहीं दिखा, लेकिन सुपरनेटेंट में हमारे कौन होंगे, बैक्टीरिया के, वायरस के कवर्स होंगे, सिर्फ कवर, डीएनए तो अंदर चला गया था, सिर्फ कवर बचे। तो क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सल्फर यहां मिला। जब हमने ऊपर लिया था रेडियो एक्टिव सल्फर, तो हमें रेडियो एक्टिव सल्फर कहां मिला, सुपरनेटेंट में, यानी कि ऊपर तैरता हुआ कहीं यहां कहीं मिल रहा होगा रेडियो एक्टिव सल्फर, और नीचे जो सेल्स हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। यानी सल्फर हमने किस में डाला था, याद करिए सल्फर किस में डाला था हमने, प्रोटीन में डाला था। तो प्रोटीन अंदर नहीं गया, तभी तो इस प्रोटीन से बाहर रहा, समझ में आई बात है नहीं। लेकिन इधर क्या हुआ, इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्ट हुआ सेल के अंदर। हमने फास्फोरस कहां डाला था, डीएनए के अंदर डाला था, और वो कहां पहुंचा, हमें कहां मिला, सेल के अंदर मिला। इसका मतलब है वो डीएनए का जो सेल के अंदर गया, आरएनए वो प्रोटीन नहीं गया सेल के अंदर, सिर्फ डीएनए गया। और रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इससे ये बात कंफर्म होगी दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब ये डायग्राम ध्यान से देख लें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। तो फाइनल प्रूफ इन्होंने दे दिया। अब बात आती है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए वर्सेस आरएनए। हमारे पहली वीडियो में यही बात चली थी कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, यहीं पे हम लोग डिफरेंसेस की सारी बातें करेंगे। चलिए तो अब देखिए आगे चलते हैं बात। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, अभी तक जो डिस्कशन हुआ इट इज क्लियर, अब तक ये बात क्लियर हो गई दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स वर्सेस आरएनए, प्रोटीन होगा या डीएनए होगा, कौन जेनेटिक मटेरियल है, ये पता चल गया। was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiment। किससे रिजॉल्व हो गई ये बात, Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट से ये बात रिजॉल्व हो गई, पता चल गया कि साहब कौन है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है, आरएनए। दिस इज बिकॉज़ एन एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट दैट डीएनए that acts as genetic material, however the subsequently become clear that ये आगे बाद में subsequently यानी आगे जाके ये भी क्लियर हुआ that in some viruses, कुछ वायरसेस में RNA is the genetic material, RNA भी जेनेटिक मटेरियल है। और वो वायरसेस कौन है, टोबैको मोज़ेक वायरस, QB बैक्टीरियोफेज वायरस और 5174 पॉलीफेज वायरस, इन सब में कौन है जेनेटिक मटेरियल, RNA इज जेनेटिक मटेरियल। ये बात याद रखिएगा, वायरसेस में होता है, ठीक है। हाउ आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस सच एज व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल व्हेयरएज आरएनए परफॉर्म्स डायनामिक फंक्शंस फॉर मैसेजिंग। ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब हमारा जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे वो मैसेंजर की तरह भी काम करता है, एडेप्टर की तरह भी काम करता है। और आपको सबसे पहले पेज के ऊपर एनसीईआरटी के क्या दिया था, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई क्यों ऐसा है। हम लोग रिकॉल करेंगे तो डिफरेंसेस डीएनए और आरएनए में बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ आगे डिस्कस होंगे, लेकिन एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है, कुछ क्राइटेरिया होंगे। वो क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि ये अपना रेप्लिकेशन कर पाए, डीएनए से डीएनए बन पाए, आरएनए से आरएनए बन पाए, दोनों एक काम कर सकते हैं। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, और भाई साहब डीएनए और आरएनए में अब यही से डिफरेंसेस मिल रहे हैं, आप देखते रहिए। इट शुड बी केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल जो होंगे उनके ऊपर अभी यही चर्चा करेंगे 4 पॉइंट में। और इट शुड प्रोवाइड स्कोप टू स्लो चेंज, यानी हल्के हल्के म्यूटेशन हो, तेजी से नहीं, और यही इसी वजह से इवोल्यूशन होगा। एंड इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो क्राइटेरिया है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। अगर पूछे जेनेटिक मटेरियल का क्या क्राइटेरिया है तो ये 4 पॉइंट क्या, पहला ये अपना रेप्लिका बनाएंगे, दूसरा केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होंगे, तीसरा इसमें स्कोप होना चाहिए चेंजेस का, यानी कि म्यूटेशन का, और वो भी कैसा, स्लो चेंज होना चाहिए, फास्ट नहीं, फास्ट हुए तो फिर वो जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। और तीसरा है ये अपने आप को मेंडल के कैरेक्टर्स के जैसा एक्सप्रेस करें, अगली जनरेशन में भी एक्सप्रेस करें। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अब हर एक पॉइंट का, यानी 4 है, हर एक पॉइंट का एक एक
यहाँ पे पैराग्राफ आपको दे दिया। पहला पैराग्राफ क्या है, कुछ एग्जामिनीज रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग कंप्लीमेंट्री। बेस पेयरिंग कंप्लीमेंट्री की बात करी जाए, बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस। क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों में बेस पेयर है और अपने कंप्लीमेंट्री होते हैं, तो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अपने डुप्लीकेशन कर सकते हैं, अपने अपने रेप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी रेप्लिका बना सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो दोनों फुलफिल कर जाते हैं, लेकिन प्रोटीन फेल हो जाता है इसमें, प्रोटीन फेल टू फुलफिल सच क्राइटेरिया। इसलिए प्रोटीन को तो पहले निकाल के रख दिया गया, तो अब बचे डीएनए और आरएनए। डिफरेंस समझ में आए? अब जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ। आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या था, स्टेबिलिटी का। तो अगर स्टेबल होगा तो क्या होगा, यानी एज के साथ में, समय के साथ में चेंज ना हो, नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑर्गेनिज्म की अगर एज बढ़े, लाइफ साइकिल में कोई भी चेंज आए, लेकिन और फिजियोलॉजी में अगर कोई चेंज आ रहा है, लेकिन क्या ना बदले, जेनेटिक मटेरियल ना बदले। लेकिन यहाँ अब आती हैं बातें, स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल was very evident in Griffith transforming experiment। और यही से क्वेश्चन उठ गया कि ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने देखा हीट यील्ड एस वाले ने ही आर वाले को बदला। हीट होने के बाद भी एस वाले का जेनेटिक मटेरियल नहीं मरा, यानी वो स्टेबल था, तभी तो नहीं मरा होगा। तो ये एविडेंस बनता है कि भाई ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें कौन सी चीज है, जेनेटिक मटेरियल का एविडेंस बनता है, स्टेबिलिटी है। क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएगा। itself that heat which killed bacteria को तो किल कर दिया, at least do not destroy some of the properties of genetic material, और genetic material की property को destroy नहीं कर पाए। This is now easily to explain in the light of DNA that the two strands be complementary। पहली बात, DNA में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, एक हो जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। इस वजह से क्या होगा, ये सेपरेट होता है हीट करने में, जब गर्म करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, और जब हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर बाद अपनी स्थितियां बदलेंगे तो ये फिर से रीनेचर हो जाएगा। ठीक है। फर्दर 2 प्राइम OH ग्रुप 2 नंबर पे शुगर जो होती है, शुगर का जो 2 नंबर का कार्बन होता है 1 2, उस पे OH ग्रुप लगा होता है, ये राइबोज शुगर होती है। और राइबोज शुगर किसमें मिलती है आपको, आरएनए में, जो कि बहुत रिएक्टिव है। जहां रिएक्टिव है तो स्टेबल कम, अगर वो रिएक्टिव ज्यादा है तो स्टेबल कम। तो ये आरएनए रिएक्टिव ग्रुप होता है, मेक्स आरएनए लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल। यानी कि यहां से पता चल गया कि साहब डीएनए तो इजीली डिग्रेडेबल है नहीं, लेकिन आरएनए इजीली डिग्रेडेबल है। आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, और आरएनए चूंकि कैटालिटिक है हेंस रिएक्टिव, और वो तो रिएक्टिव हुआ। कैटालिटिक है तो क्या होगा, वो रिएक्टिव भी होगा, यानी कि डीएनए उतना रिएक्टिव होता नहीं, आरएनए रिएक्टिव भी होता है, इसलिए ये स्टेबल नहीं होता। तो डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव, डीएनए कैसा है, केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है व्हेन कंपेयर्ड टू आरएनए। ठीक, आपने क्या कहा, ऊपर बात उठी थी कि केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से स्टेबल होना चाहिए, और वो यहां क्या कह रहा है, डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। दोनों ही बातों में डीएनए जीत रहा है आरएनए से। कम रिएक्टिव है यानी कि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, केमिकली कम रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल है किससे, आरएनए। देयरफॉर अमंग द 2 न्यूक्लियोटाइड डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। देखिए लड़ाई हो रही डीएनए और आरएनए की। पहली बात क्या थी, उन्होंने कहा कि दोनों के दोनों अपने रेप्लिका बनाए, कहना हाँ साहब बना सकते हैं, दोनों प्रोटीन इससे बाहर हो गया। दूसरी बात बताई उन्होंने कि भाई केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, तो डीएनए चूंकि कंप्लीमेंट्री है, आरएनए कंप्लीमेंट्री होता नहीं है। दूसरा, आरएनए में रिएक्टिव ग्रुप है 2 प्राइम के ऊपर, और इस वजह से OH ग्रुप की वजह से वो रिएक्टिव हो गया, और साथ ही साथ आरएनए कैटालिटिक भी होता है। तो डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल हो गया। अब एक चीज और आती है स्टेबिलिटी के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ थायमिन यूरेसिल इज आल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। देखिए द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, यूरेसिल की जगह पे क्या हो रहा है, थायमिन लगा हुआ है। यूरेसिल लेस रिएक्टिव होता है, और 5 मेथाइल यूरेसिल को ही हम थायमिन कहते हैं, मेथाइल ग्रुप इसे और स्टेबिलिटी दे देता है। तो क्या हो गया, थायमिन ज्यादा स्टेबल है, यूरेसिल लगा होता है आरएनए में, तो यूरेसिल तो आरएनए में, इसका मतलब आरएनए कम स्टेबल हुआ, थायमिन किसमें है, डीएनए में, इसका मतलब थायमिन वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। तो इसका मतलब है कि अब ये
दो बात तो हम लोगों ने और क्लियर करनी। तीसरी बात, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। वो डीएनए और आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, लेकिन स्लो म्यूटेशन कौन करेगा? आरएनए बीइंग अनस्टेबल, अनस्टेबल तो बहुत तेज म्यूटेट करता है, म्यूटेट फास्टर रेट। तो वायरस हैविंग जीएनए, इस वजह से क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली इस वजह से क्या होगा? वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। तो इसमें इवोल्यूशन बहुत तेज होने लगेगा, लेकिन स्टेबिलिटी जब इवोल्यूशन होगा तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता, इतना तेज अगर होगा। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे भी डीएनए जीत गया, डीएनए में स्लो म्यूटेशन होता है, आरएनए में तेज होता है। आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन के लिए, क्योंकि आपको पता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इसका मतलब है आरएनए डायरेक्ट कोड करता है प्रोटीन के लिए, लेकिन डीएनए डिपेंड होता है आरएनए के ऊपर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हेंस इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक में बात आ रही है, चौथे पॉइंट की बात आ रही है। DNA however is dependent on RNA for the synthesis of protein. The protein synthesis machinery has evolved around RNA. Protein synthesis machinery किसके around evolve हुई है, बढ़ी है? RNA के around. This above discussion indicates that both RNA and DNA function as genetic material. तो इससे हमें पता चल गया कि दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जाए तो बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल प्रेफर्ड टू स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर बात करी जाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए तो कौन करेगा स्टोर? डीएनए। और अगर हम कहा जाए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए, तो ट्रांसमिशन के लिए यानी मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो आरएनए ज्यादा बेटर हो गया। ठीक, तो डीएनए और आरएनए में हम लोगों ने बात कर ली। चलिए अब हम लोग यहां से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, आरएनए इज लेस स्टेबल जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर्ड टू डीएनए। आरएनए जो है वो लेस स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर्ड टू डीएनए। द रीजन फॉर दिस, कौन कौन से रीजन होंगे इसके लिए? 2 प्राइम पोजीशन है OH ग्रुप की, व्हाइल डीएनए डज नॉट, ये बात सही है। आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, ये बात भी सही है। आरएनए यूरेसिल होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, ये बात भी सही है। इसका मतलब क्या होगा? सारे के सारे सही है। डी which is incorrect in reference to the transforming principle. ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो था ग्रिफिथ का, उसके लिए कौन सी चीज इनकरेक्ट है? एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जा रहा है माइस में तो माइस मर जाता है, ये बात सही है। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जा रहा है अगर माइस में तो माइस जिंदा रहेगा, ये बात भी सही है। एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है उसे इंजेक्ट करेंगे माइस में तो माइस जिंदा रहेगा, ये बात सही है। और एस स्ट्रेन हीट किल्ड है उसे आर स्ट्रेन के साथ में, जिंदा आर स्ट्रेन के साथ में मिला के डालेंगे तो माइस जिंदा रहेगा। अरे ये तो मर जाता है यहाँ पे, वो कह रहे हैं जिंदा रहेगा, तो ये बात गलत हो गई। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट ढूंढना है? तो क्या है? बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम। बायोकेमिकल नेचर कौन डिफाइन नहीं कर पाया है? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ये तो बता दिया था कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसे ट्रांसफॉर्म कर रही है, बायोकेमिकल नेचर तो नहीं बता पाया था। ठीक है, किसने बताया था? हर्षद चेज ने फाइनली बताया था। ठीक है, बायोकेमिकल नेचर बायोकेमिकल नेचर एवरेट न्यूक्लियोटाइड मैककार्थी ने बताया था। ठीक है, अगला आ गई वायरस इज which is incorrect about Hershey और चेज एक्सपेरिमेंट। इसमें कौन सी चीज हर्षे और चेज एक्सपेरिमेंट में गलत है? गलत आपको देखना है, देखिए ये बात जरूर देखा कई क्वेश्चन में, गलत कौन सही का? Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive protein but not radioactive DNA। जो वायरस ग्रो होता है रेडियोएक्टिव फास्फोरस में, उसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन होगा लेकिन रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं होगा, उल्टा दिया हुआ है। तो ये बात तो गलत हो गई है ना, अपोजिट दिया है। अब viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive DNA but not radioactive protein, नहीं, ये भी गलत। तो बोथ A and B चला जाएगा। ठीक है, RNA acts as genetic material in, किसमें RNA? देखिए TMV टोबैको मोज़ेक वायरस में भी होता है, QB बैक्टीरियोफेज में भी होता है, HIV में भी होता है और 5174 कॉलीफेज वायरस में भी होता है, यानी सारे के सारे हो गए। Which of the following heavy radioisotope is not suitable for DNA labeling based on studies? सल्फर 35। सल्फर का 35 डीएनए के लिए नहीं होता क्योंकि डीएनए, ये सल्फर किसमें होता है? सल्फर होता है प्रोटीन में, डीएनए में नहीं होता है, तो इसलिए लिख जाएगा। Hershey and Chase experiment radioactive phosphorus was used to culture bacteriophage
इट रिजल्टेड इन रेडियो एक्टिव। इससे क्या होगा, देखिए वायरल फास्फोरस DNA, लगा है, अगर फास्फोरस होगा तो DNA, किसमें जाएगा, वायरल डीएनए बी, वायरल डीएनए के अंदर प्रोटीन जाता है, ना कि डीएनए के अंदर फास्फोरस जाता है, ना कि प्रोटीन में, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट pyrimidine base that has conferred additional stability to DNA over RNA थायमीन, कौन है, थायमीन, थायमीन। 5 मिथाइल यूरेसिल को ही हम थायमीन कहते हैं, एडिशनल स्टेबिलिटी यूरेसिल से ज्यादा है इसमें स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर फ्रॉम आरएनए टू डीएनए इज, इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफर हो रही है आरएनए से डीएनए, देखिए आपको ये बताया गया है डीएनए से आरएनए चलेंगे, आरएनए से प्रोटीन चलेंगे, ये बताया गया है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन आरएनए से डीएनए की तरफ जा रही है तो डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये तो रिवर्स हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है कहीं ऑप्शन, यस ये है। फिर हु प्रपोज सेंट्रल डोग्मा, भाई साहब क्रिक में दिया था, फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो क्या होगा, आरएनए डिपेंडेंट होगा डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया वाज फर्स्ट परफॉर्म, पहली बार किसने करे थे, सन बताएंगे 1928 में करा, बिल्कुल सही। आगे आइए, Who proved that DNA is basic genetic material, किसने बताया डीएनए ही बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, हर्शे और चेज ने फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ कर दिया। बैक्टीरिया फेज विद रेडियोएक्टिव बोथ डीएनए एंड प्रोटीन इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम बिकम रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिविटी अकर्स इन, रेडियोएक्टिविटी किसमें होगी, प्रोटीन में होगी, डीएनए में होगी, आर पार्ट्स होगी। देखिए एक बैक्टीरिया फेज जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों, आरएनए डीएनए और प्रोटीन दोनों इन्फेक्ट थे, रेडियोएक्टिव थे, लेकिन बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हो गया, उसने अफेक्ट किया। तो कह रहे हैं कि ये रेडियोएक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर किसकी वजह से आई थी, डीएनए की वजह से आई थी। ठीक है, बस समझ में आ गई, प्रोटीन से ट्रांसफर थोड़ी होता है। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग रेप्लिकेशन के ऊपर, और रेप्लिकेशन को पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग बात करेंगे आगे की। सबसे पहले हम लोग रेप्लिकेशन को यहाँ से पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, हमने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, क्या होता है कि डीएनए से, देखिएगा ध्यान से, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो पूरे डीएनए में रैंडम नहीं होता है कि भाई अचानक से होने लगा, किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से होगा। जिस स्टार्टिंग पॉइंट से होगा उसे कहते हैं ORI, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी बात, हमने इस डीएनए के स्ट्रैंड को पहले खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पहले मॉलिक्यूलर सीजर लाएंगे, यानी कि कट मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे हम अनवाइंडेज भी कहते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर सीजर अलग है, ये मॉलिक्यूलर सीजर नहीं, ये अनवाइंडेज है। हेलिकेज, मॉलिक्यूलर सीजर कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमने पहले इससे डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, थोड़ी यूज होगा, नहीं वो तो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होगा। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले ब्रेक कर लिया, अब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए तो क्या होगा, एडेनिन, मान लीजिए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, इस तरीके से लगा हुआ, तो ए के सामने टी आ जाएगा, ए के सामने टी आ जाएगा, टी के सामने ए आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री, हमने इसे खोल लिया। जैसे खोलेंगे अब स्टेबिलिटी के लिए एसएसबी प्रोटीन आ जाएगा, जैसे स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, हेलिकेज ने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, हेलिकेज ने क्या करा, अनवाइंड किया, अनवाइंडेज है इसका दूसरा नाम, क्या है, अनवाइंडेज। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एडिशनल स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या करा, इसमें एसएसबी प्रोटीन लगा दिया। लेकिन इन दोनों को यूकैरियोट में यूज करते हैं, अगर प्रोकैरियोट होता तो इन दोनों की जगह पे कौन सा एंजाइम लग जाता, गायरेज। कौन सा एंजाइम लग जाता है, गायरेज। अब क्या होगा, अब ये से कट करता जाएगा, अनजिपिंग होगी। जब अनजिपिंग होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये डीएनए कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हेलिकेज आगे जा रहा है, लेकिन एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसे खुलेगा। जब ऐसे खुलेगा तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए A T G C A T, मान लीजिए यहाँ ऐसे ही A T G C, नहीं उल्टा हो जाएगा, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री लाइए,
ए के सामने क्या आ जाएगा, टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी, जी, टी, ए, टी, सॉरी टी और यहाँ ए हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके सामने इसके न्यूक्लियोटाइड्स आके बॉन्ड बनाने लगे। ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी और टी के सामने ए। ये ऐसे है, ये तो काम हो गया। ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए और ए के सामने टी आ जाएगा। ऐसे चिपकते जाएंगे आगे। लेकिन अभी इन्हें पॉलीमराइज करना है। पॉलीमराइज करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे। दो टेम्पलेट होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में। कितने टेम्पलेट हो गए, दो टेम्पलेट हो गए। ये भी टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, ये भी टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है। अब क्या होगा, हमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नखरे हैं इसके दो। नखरे कितने हैं इसके, दो। पहला नखरा क्या है, ये कहता है कि साहब मैं शुरू नहीं करूंगा, मेरा पहला नखरा क्या है, मैं शुरू नहीं करूंगा। तो उसके लिए हमें आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा। शुरू करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर। दूसरा नखरा है, कहता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही हम नया स्ट्रैंड बनाएंगे। न्यू स्ट्रैंड कहां बनाएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनाएंगे। ये दो नखरे हैं। तो पहला नखरे को तो हमने प्राइमर लगा दिया, ठीक है, प्राइमर लगा दिया। और दूसरे नखरे को पूरा करने के लिए यहाँ देखिए नया स्ट्रैंड बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ 5 प्राइम हो जाएगा और यहां से आगे जाएगा 3 प्राइम। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो यहां क्या होगा, यहां प्राइमर यहां नहीं लगेगा। यहां प्राइमर कहां लगेगा, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहा है, तो इसका प्राइमर कहां लग जाएगा बेटा, यहां लगेगा। यहां से प्राइमर लगेगा और ये उल्टा चलेगा। यानी एक स्ट्रैंड तो ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट चल रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे चल रहा है। जो 5 प्राइम वाला होगा यहां 3 प्राइम आगे हो जाएगा, और ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा, 5 प्राइम हो जाएगा और यहां 3 प्राइम। 3 प्राइम के आगे ये तो 5 प्राइम बन गया और यहाँ 5 प्राइम यहाँ बना। तो यहाँ प्राइमर और यहाँ प्राइमर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बना, फिर आगे जाके फिर खुलेगा, तो फिर यहाँ से यहाँ आएगा, आगे फिर खुलेगा, तो फिर यहाँ से यहाँ कई प्राइमर लगेंगे। समझ में आई बात या नहीं। अब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है ये 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड को ही हम कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं और यही मेन एंजाइम होता है। जो हमारा फर्स्ट होता है ये क्या करता है, प्रूफ रीडिंग कराता है। क्या कराता है, प्रूफ रीडिंग करा देता है। कोई गलती नहीं हुई, ठीक है, हाँ, अगर कोई गलती होगी तो उसे देख लेगा। थर्ड वाला जो होता है ये बड़ा तेज होता है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से ये काम करता है। 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से काम करता चला जाएगा। तो क्या हुआ, ये बहुत तेजी से डीएनए को पूरा ने बदल आगे तक पॉलीमराइज कर दिया। पॉलीमराइज करने के बाद प्रूफ रीडिंग हुई। प्रूफ रीडिंग में पता चला अरे यहाँ तो आरएनए का छोटा टुकड़ा लगा हुआ था, जैसे प्राइमर कह रहे थे, तो कहना आरएनए तो हटाना पड़ेगा। तो इसको इन्होंने आरएनए को यहाँ से हटाना शुरू किया, जहां से आरएनए हटाना शुरू कर दिया। जब आरएनए हट गया तब क्या होगा, तब बीच में गैप आ जाएगी और यहाँ आपको छोटे छोटे से ये डीएनए के टुकड़े मिलेंगे। इस तरफ आपको कंटिन्यूअस डीएनए मिलेगा। तो ये वाला स्ट्रैंड जो नया बन रहा है, जो कंटिन्यूअस चल रहा है, उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। उसे क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसमें डिसकंटिन्यूअस है, ये छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, टुकड़ों को ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और ये स्ट्रैंड में अब इसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा लाइगेज। डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, उसे जोड़ता चला जाएगा और इस तरह से हमारा इधर पूरा आ जाएगा स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड जो कि टूट के बन रहा है, इसलिए इसका नाम लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। क्लियर हो गई बात। इस तरह से हमारा डीएनए एप्लीकेशन पूरा हो जाता है। आ जाते हैं एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स पे, जल्दी से एनसीईआरटी को देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम एनसीईआरटी को देखें, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले आरएनए वर्ड की बात कर लेते हैं कि आरएनए वर्ड जो था उसमें क्या हुआ। इन्होंने कहा कि साहब इमीडिएट एक क्वेश्चन आता है, ये जो ऊपर बातें हो गई डीएनए और आरएनए की, इससे हमें ये तो बात पता चल गई कि साहब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं। लेकिन दूसरी बात और आती है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था, दुनिया में पहले कौन आया, डीएनए में आया या आरएनए। तो एवोल्यूशन चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे, मेरी वीडियोस पढ़ी हुई है, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए पहले जेनेटिक मटेरियल था। और चूंकि अभी हम लोगों ने बात करी कि कुछ वायरसेस हैं, क्यों भी
हो गया, TMV हो गया, 574 हो गया, HIV हो गया, इन सब में RNA जेनेटिक मटेरियल। तो जब RNA जेनेटिक मटेरियल है तो इसका मतलब है वो दुनिया में पहले आया और ये बाद में आया DNA। तो RNA से ही DNA बना होगा। RNA जब दुनिया में आया था उसके करोड़ों साल बाद आया, यानी उस टाइम पे पूरा RNA का ही संसार हुआ करता होगा, इसलिए इस हेडिंग का नाम रख दिया गया RNA वर्ड। RNA एज एक्ट करता है एज अ एंजाइम भी, आपको बताया कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। और वो एंजाइम कौन है? 23SR RNA, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, नीट में 2-3 बार आ चुका है। चलिए, अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो साहब वाटसन और क्रिक ने या इन्होंने ही बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ इस तरीके का होता है कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो अपना डीएनए को खोल लेगा, अपने दोनों स्ट्रैंड को खोलेगा और उसके ऊपर नए स्ट्रैंड देखिए बनने लगे। ब्लू कलर के देखिए नए स्ट्रैंड बन गए, रेड कलर का पुराना डीएनए था उसके ऊपर नए, यानी कि एक डीएनए का स्ट्रैंड पुराना रहता है और उसके ऊपर नए स्ट्रैंड बनते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको पूरी प्रोसेस बताई। तो while proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed the scheme for replication। तो अपना जब उन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर दिया उन्होंने तुरंत बाद में बताया कि हेलिकल स्ट्रक्चर के बाद उन्होंने कहा कि साहब रेप्लिकेशन इस तरीके से होता होगा, और उन्होंने एक ही बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट को याद करेंगे आप। It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated, अभी जो हम लोगों ने स्पेसिफिक पेयरिंग की बात करी थी, इमीडिएटली सजेस्ट, ये बताती है पॉसिबल कॉपीइंग मैकेनिज्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, के जेनेटिक मटेरियल की कुछ पॉसिबल कॉपी का तरीका क्या है उसको बताती है। ये कब बताया उन्होंने? वाटसन और क्रिक ने ये बात कब कही? 1953 में कही दी थी, ठीक है। और फिर द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड्स, ये बात आपको पता ही है, स्कीम सजेस्ट कर रही है दो स्ट्रैंड वुड बी सेपरेट, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट। अभी हमने आपको बता दिया कि ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। एक पुराना होगा, एक पेरेंटल होगा और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो जाएगा। दिस स्कीम टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, और इस स्कीम को क्या कह दिया गया? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया, यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन है कैसा? सेमी कंजर्वेशन, आधा पुराना पेरेंटल है आधा नया है, सेमी कंजर्वेटिव है। और इस बात के लिए हमें लोगों को जरा सा यहाँ पे चलना पड़ेगा पहले मिशेल्सन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जो मिशेल्सन और स्टॉल थे उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लेके, मिशेल्सन और स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया लेके ऑर्गेनिज्म ले ली है, और साथ ही साथ देखिए दिस वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। ये बात बाद में ये भी बताया गया, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, इसमें बताया गया पहले ई कोलाई में बताया गया, फिर कुछ प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में भी, यानी ह्यूमन सेल्स में भी बता दिया गया। लेकिन जो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया के ऊपर, और वो किसने करा था? मिशेल्सन और स्टॉल ने। मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म्ड फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट 1953 में क्रिक ने दिया, 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था, एवरी मैक्लियोड मैकार्थी ने 1933 to 44 और हर्शचेज ने 1952 में किया, ठीक है। 52, 53, 58 देखिए सब 90s के जमाने में बड़ी तेजी से चल रहा है, ठीक। स्टेप क्या थे हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। दे ग्रू ई कोलाई, उन्होंने ई कोलाई को एक मीडियम में कंटेन जो करता था NH4Cl, लेकिन जो मीडियम था एक ई कोलाई लिया उसको ऐसे मीडियम में ग्रो करा जिस मीडियम में क्या था? NH4Cl था, लेकिन जो N था वो हैवी आइसोटोप था, आइसोटोप था, ये रेडियोएक्टिव नहीं था, ये याद रखिएगा, ये हैवी आइसोटोप है, ये रेडियोएक्टिव नहीं। N15 वाला था, वैसे N का कितना होता है? 14 होता है। इसमें इसे ग्रो कर दिया और जब ग्रो करा पूरे कई जनरेशन तक, तब इसकी वजह से इसके अंदर जो डीएनए था, डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके एक स्ट्रैंड के ऊपर N15 आ गया पूरा और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर भी N15 ही आ गया, ठीक। और फिर इसको उठाया कहां? इसको उठाया इन्होंने और सीजियम क्लोराइड में डाल दिया। कहां डाल दिया? सीजियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। और CaCl सीजियम क्लोराइड में जब इन्होंने डाला तब भाई साहब एक बड़ा चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? इन्होंने देखा कि ये जो इनका डीएनए था, ये डीएनए यहां कहीं पे जाके
बैठ गया इसमें सेडिमेंट में। ये वाला N15 वाला जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो कहाँ आ गया, N15 वाला बिल्कुल नीचे, क्योंकि भारी होगा ना, हैवी है, भारी था, नीचे की तरफ आके यहाँ बैठ गया। फिर क्या करा, अब इन्होंने इसके आगे की जो चर्चा करी है, आगे की चर्चा कुछ इस प्रकार है कि इन्होंने then they transferred the cell into medium of normal NH4Cl। तब इन्होंने उस बैक्टीरिया की जो सेल थी, उस बैक्टीरिया की सेल को नॉर्मल NH4Cl वाले में डाला, जिस NH4Cl का जो मिले। देखिए इसके अंदर जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, N15 वाला है, याद रखिएगा जी। और इसको कहां आप ग्रो करा रहे हैं, अब इसको हम नॉर्मल NH4Cl में डाल रहे हैं और NH4Cl 14 वाला है। यहां से इसे नाइट्रोजन स्पेस यहां से मिलेगी। तो अब जो डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, याद करिए, हमने आपको अभी बताया ये वाला जो डीएनए होगा, इस डीएनए के दो स्ट्रैंड N15 और ये N15 वाले होंगे, लेकिन जो नया बनेगा वो कैसा होगा, N14 वाला। ये कितनी देर में हो जाता है डीएनए, ये 20 मिनट में काम हो जाता है डीएनए का रेप्लिकेशन, 20 मिनट में एक दो सेल बन जाएगी तो डीएनए रेप्लिकेशन 20 मिनट में हो जाएगी। इसके बाद जब इसको उठाया और सीजियम क्लोराइड में डाला, जब इसको उठाया और सीजियम क्लोराइड में डाला तो पता चला कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ आया। क्यों आया होगा ये आप समझ सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका एक N कैसा है 14 वाला है और दूसरा N कैसा है N15 वाला है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हल्का हो गया और ये ऊपर की तरफ आ गया। जो N14 वाला था, जो पहले करा था 15 वाला, वो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था, ये थोड़ा ऊपर आ गया। कहां आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया। अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने ये बात करके परफॉर्म करा NH4Cl को और सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद सीजियम क्लोराइड में डाल दिया, डेंसिटी देख ली, इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग मेजर कर लिया। 20 मिनट और बीत गए, जब 20 मिनट और बीत गए तो 40 मिनट हो गए होंगे। जब 40 मिनट हो गए होंगे तो बेटा क्या हुआ होगा, देखिए हमने आपको बताया कि हमारा जो डीएनए था वो 15 से शुरू हुआ था, N15 यही था, और इसके बाद इसके खुलने से हमारा जो डीएनए नया बना था वो N15 वाला था और N14 वाला था जी। लेकिन जब इसके बाद हमने फर्दर इसे दिया खोला होगा तो क्या हो जाएगा, 15-14 मिक्स, यहाँ 14 था, ये 14 बना, ठीक, और ये भी 14 बन गया। देखते रहिएगा, जब यहां से ये अगले, ये 20 मिनट में हो गया था, अब अगले 20 मिनट में ये फिर खुलेगा और फिर इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ N14 और N14 रहेगा, यहाँ N14 और यहाँ N15 हो जाएगा, और इस पे भी ऐसा ही सेम N14 और ये भी N14 और यहाँ N15 14 और ये N15, ठीक है, ये 15 वाला हो गया, ये 15 वाला हो गया। तो आधे आधे नए बन रहे। तो इस तरह से अब जब इसे सेडिमेंट कराएंगे, जब अब सेडिमेंट कराया तो क्या होगा, जब इस कंडीशन पे यानी अगले 20 मिनट बाद, जब अगले 20 मिनट बाद हमने ये कराया यानी 40 मिनट टोटल, जो टोटल 40 मिनट बाद कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको N14 वाले भी मिल रहे हैं, देखिए, ठीक है, और N15 वाले भी मिल रहे हैं। तो आपको N14 वाला मिला और N14 वाला भी मिल गया, और यहाँ N14 और N15 समझ में आई बच्चे। इस तरह से इन्होंने ये चीज यहाँ दिखाई है, आप इसको यहाँ देख सकते हो। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, N15 वाला यहाँ आके बिल्कुल नीचे आ गया, यहाँ N15 N14 देखिए थोड़ा सा ऊपर आया, और यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे 40 मिनट बाद। इस तरीके से देखिए ये लाल रंग का डीएनए था, N15 वाला था उसमें प्योर, फिर ये 20 मिनट बाद देखिए लाल और हरा हो गया, हरा वाला किससे रिलेट कर रहा है, ये N14 वाले से, फिर ये आगे और आ गया, तो हरा वाला देखिए N14 हो गया, तो इस वजह से N14 वाला भी मिलेगा, N15 वाला भी मिल रहा है, समझ में आ गया। इससे ये पता चला कि धीरे धीरे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव है नेचर, ठीक है। 10 The DNA that was extracted from the culture 1 generation after the transformation of N15 medium
दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है, हैड हाइब्रिड, तब उसमें क्या हो जाएगा, हाइब्रिड मिलेगा। और जब 40 मिनट की बात करेंगे, जब सेकंड जनरेशन की बात करेंगे, तब क्या होगा, तब ये कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए, इस तरह से हो गया। और ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको और भी चीजें मिलती जाएंगी 80 मिनट बाद, और बाकी मिनट बाद आप खुद ही कर सकते हैं। तो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, इसी तरीके का एक और एक्सपेरिमेंट करा किसने, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के साथ में, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के साथ में किया। सिंथेसिस बाय द न्यूली सिंथेसिस डीएनए क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन वेसिया फेबा। किसके ऊपर हुआ ये एक्सपेरिमेंट, वेसिया फेबा के ऊपर। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को लिया था फेबा बीन के ऊपर, किसने करा था ये, टेलर और उनके कलीग्स ने, और उसी सन में 1958 में ही ये एक्सपेरिमेंट हो गया। और एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, और इन्होंने कह दिया कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करता है, क्योंकि बैक्टीरिया था ना ई कोलाई, उसके अंदर तो क्रोमोसोम थे ही नहीं, उसके अंदर तो सिर्फ सिंपल डीएनए था, न्यूक्लियोइड था। तो इस तरह से उन्होंने यूकैरियोटिक सेल को ले लिया फेबा बीन, और उसके ऊपर कह दिया कि सब क्रोमोसोम के अंदर भी सेम तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता होगा। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे जो पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हम लोगों को डिस्कस करना है। देखते हैं, लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड द सेट ऑफ कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स। किसी भी रेप्लिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एंजाइम्स का एक सेट चाहिए, जैसे कि हमने बहुत सारे एंजाइम बताए, जैसे हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, गायरेज, लाइगेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अभी टोपोआइसोमरेज भी बता देंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो। द मेन एंजाइम इज रिफर्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये मेन एंजाइम होता है, सिंस इट इज यूज्ड एज डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। These enzymes are highly efficient enzymes. They have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in very soon time. बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही इन्हें करना होता है डीएनए का पॉलीमराइजेशन, क्योंकि आपको पता है कि ई कोलाई के अंदर ही 4.6 न्यूक्लियोटाइड और 6 बेस पेयर्स होते हैं, और फिर हमारे अंदर तो 6.6 न्यूक्लियोटाइड और 9 बेस पेयर होते हैं, तो इसलिए इन्हें बहुत तेजी से काम करना होता है। Completes the process of replication within 18 मिनट, और ये 18 मिनट के अंदर अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। सब पीछे तो आपने कहा था कि 20 मिनट में तो बैक्टीरिया डिवाइड करता है, डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो 18 मिनट होता है। दैट मींस दैट द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 22,000 बेस पेयर पर सेकंड। तो इसका मतलब है ये कितनी तेज काम करता होगा पॉलीमराइजेशन का, 20,000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से जोड़ता चला जाता होगा। नॉट ओनली डू these polymerize have to be fast, ये बहुत तेजी से नहीं करते होंगे, but they also have catalyzation reaction with high degree of accuracy, और बहुत ही accurate भी उन्हें करना पड़ता होगा इस काम को। Any mistake during the replication would result into mutation, और अगर replication में कोई mistake हो गई ना तो mutation आ जाएगा। Therefore energetically replication is very expensive process, और इस तरह से हमें पता चला कि एनर्जी बहुत लगेगी, बहुत एक्सपेंसिव है, यानी एटीपी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस, तो जो ट्राइफॉस्फेट है यानी एटीपी, इसके दो पर्पस हो गए। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह तो एक्ट करेगा ही करेगा, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एटीपी है ना, एटीपी एक्ट करेगा सबस्ट्रेट की तरह, यानी जुड़ेगा भी। भाई अगर कहीं थाइमिन है तो उसके साथ में सामने एडेनिन को भी जुड़ना है, और इसके साथ साथ ये क्या देगा, ये एनर्जी भी देगा। तो इसके दो इसके फंक्शन हो गए। जैसे आपको जेनेटिक कोड के दो फंक्शन पता है AUG के, ऐसे ही इसके भी दो फंक्शन हो गए, ठीक। एटीपी के क्या, एक तो ये एक्ट करेगा सबस्ट्रेट की तरह, और दूसरा ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, In addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required. कुछ और भी एंजाइम होते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कि भैया ये एक्यूरेसी से हो जाए। For long DNA molecules, since two strands of DNA cannot be separate in its entire length, पूरी लेंथ में एक साथ नहीं, क्योंकि बहुत लंबा डीएनए है, 2 मीटर लंबा है, और इतनी तेजी से ये नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं, ये धीरे धीरे कट करते हैं, छोटे छोटे हेलिक्स में कट होता है, और उसे कहते हैं बनाता है ये रेप्लिकेशन फॉर्म। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्म हो गई, इस तरीके से ये रेप्लिकेशन फॉर्म बनाएगा। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन, देखिए वही नखरा आ गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन, पॉलीमरेज कैटलाइज करता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दिस
कैटलिस्ट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस, इसके कुछ एक और कॉम्प्लिकेशन है, ठीक, एट द रेप्लिकेशन फॉर कॉन्सिक्वेंटली नो वन स्ट्रैंड टेम्पलेट विद पोलैरिटी, कॉन्सिक्वेंटली नो वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, ठीक, ऑन वन स्ट्रैंड, एक के ऊपर, तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में होगा कंटिन्यूअस फैशन में, और दूसरे पे डिसकंटिन्यूअस, कौन से पे कंटिन्यूअस होगा, देखिए कंटिन्यूअस चलेगा वो जिसके ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसके ऊपर तो ये कंटिन्यूअस चलेगा, और अगर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो उसके ऊपर क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस चलेगा। समझ में आ गई बात या नहीं? जोड़ने के लिए कौन एंजाइम होगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट, देखिए दूसरा नखरा क्या है, पहला नखरा तो ये हो गया कि ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही नए बनाएगा, दूसरा नखरा क्या है, इनिशिएट नहीं कर सकते, कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। दे आल्सो, तो इन्हें क्या चाहिए, छोटे छोटे से आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें आरएनए प्राइमर कहते हैं। और एक और बड़ी बात कि ये कहीं भी रैंडम नहीं कर सकते, इस शुरुआत करने के लिए एक स्पेशल जगह चाहिए जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। This because of the requirement of the origin of replication that a DNA, piece of DNA if needed to be progressed during recombination DNA procedure requires a vector, तो इसमें एक वेक्टर भी चाहिए होगा। The vector provides the origin of replication, तो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर में हमें मिलती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यही हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाके पढ़ेंगे कि एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी हो, ठीक है, तो इसी वजह से वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी का ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। फर्दर, नॉट एवरी डिटेल द रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, देखिए अभी जब बात हो रही थी फिर प्रोकैरियोट की सारी बातें चल रही, अब यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल की एस फेज पे। क्रोमोसोम कहां दिखेंगे आपको, सेल साइकिल की एम फेज पे, और यहां एस फेज पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इसी वजह से सिंथेसिस फेज कहते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन हो और साथ ही साथ साइकिल भी डीएनए का सेल का साइकिल एक कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, यानी इधर सेल साइकिल चल रहा हो, इधर डीएनए का रेप्लिकेशन साथ साथ चल रहा हो, कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करें। अगर कहीं फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी इधर डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया लेकिन सेल डिवाइड हो ही नहीं, सेल डिवीजन हुआ ही नहीं, तब क्या होगा, तो भैया आप एक सेल के अंदर डीएनए तो दो हो जाएंगे, यानी क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएंगे, तब इस कंडीशन क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। इस कंडीशन क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी, और इस कंडीशन में ही आपके यहाँ पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। तो द फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी, अ क्रोमोसोमल एनोमली, यानी कि क्रोमोसोमल में एनोमली आ जाएगी, ठीक है। यू विल लर्न द डिटेल, आपको म्यूटेशन में आपको ये हमने बताया भी है, आप म्यूटेशन में से पढ़ सकते हैं। चलिए आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। चलो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रेप्लिकेशन, जो पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के ऊपर, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज स्टडीड इन ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ N15 बाई, किसने करा था, मिसेल्सन और स्टॉल ने करा था साहब ये काम। सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये आपको कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। PS1 फॉर सिस्टम फर्स्ट, फॉर सिस्टम सेकंड, करेक्ट पेयर N14 सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, S35 पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, कार्बन 14, क्या फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के बीच में कार्बन 14 का यूज किया गया था, फोटोसिंथेसिस से लिया गया था, हां करा गया था ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और P आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर, क्या P32 का यूज आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए किया गया था, नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए तो कौन यूज किया गया था, वो तो डीएनएस, आरएनएस और प्रोटीएस यूज किया गया था। S35 पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करेगा क्या, S35 से पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो सकती है भाई, ये प्रोटीन में ही तो मिलेगा S35, जी जी, तो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो सकती है, हो सकती है। N14 सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की बात कर रहा है, हो सकता है, ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है,
इसका आंसर कौन सा सही जा रहा है? देखिए सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट पेयर है जी। सेमी एंड थर्ड पी आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर और जेनेटिक मटेरियल। पी अच्छा केमिकल नेचर और जेनेटिक मटेरियल ये तो ये बताया किया गया। हाँ। और ये वाला भी सही, तो ये आंसर चल जाएगा इसका बी, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है चल आगे। हाउ मेनी हाई एनर्जी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, हाउ मेनी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? दो होते हैं, अभी आपकी एनसीईआरटी में लिखा होता है दो। फॉर लॉन्ग डीएनए देखिए एटीपी है तो एटीपी ट्रिपल फॉस्फेट, एक पी दूसरा पी और तीसरा पी। हाई एनर्जी के लिए एक और दो, सिर्फ दो बॉन्ड ही होंगे, ये वाला बॉन्ड हाई एनर्जी नहीं देता, इसमें सिर्फ दो बॉन्ड। For long DNA molecules, since two strands of DNA cannot be separate in its entire length, पूरी लेंथ में नहीं हो सकते due to very long high requirement high energy requirement. The replication occurs with small, जिन्हें हम क्या कहते हैं? replication fork कहेंगे ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स में हो जाएगा, इसे replication fork कहते हैं। Enzyme required to catalyze polymerization of deoxyribonucleotides is, polymerization के लिए न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स तो डीएनए पॉलीमरेज, अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का लिख देता तो आरएनएज हो जाता। आंसर क्या है इसका? ठीक है एक मिनट, डीएनए पॉलीमरेज हो गया ना, ठीक है ठीक है समझ में आ गई बात। अगला ओकाजाकी सेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में बनेंगे भाई, रेप्लिकेशन ही तो होता है। ठीक है चल आ गया अगला। Recognizing the figure, find out the आप ये फिगर को देखें और आप बताएं। सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे पहला क्या होता है? ए में क्या होता है? ए में इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। ए क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, फिर इन्फेक्शन, बी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, सी सेंट्रीफ्यूगेशन, सी सेंट्रीफ्यूगेशन। सी ठीक है जी आगे चले जी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये फिगर देखना है और बताना है कि किसने क्या किया। ग्रिफिथ ने क्या किया था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? न्यूमोकोकस। तो ये हो गया ए, 4 तो मिला ए से। डी का है हर्शे और चेज ने किसके ऊपर किया था? ई कोलाई के ऊपर किया था। 4, डी का है 3। ठीक है मिसेल्सन स्टॉल ने, एक मिनट, हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया था। डी का है मिसेल्सन स्टॉल ने ई कोलाई के ऊपर किया था और टेलर ने वेसिया फेगा करा था। यही है, बी होना चाहिए। ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, बी का 2 हो गया और सी का बी का 1 होगा, सी का 2 होगा। टेलर हर्षल चेस ने क्या करा था? ई कोलाई करा था ना। हाँ हर्षल चेस ने बैक्टीरियोफेज लिया था भाई। हर्षल चेस ने बैक्टीरियोफेज, हर्शे और चेज। मिसेल्सन स्टॉल ने जो है ई कोलाई लिया था। अभी आपने बताया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है अगला, डीएनए रेप्लिकेशन इज कैसा होता है? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटीन्यूअस होता है। सेमी कंजर्वेटिव होता है और सेमी डिसकंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस होता है। कॉर्नबर्ग एंजाइम बताया था हमने आपको, कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज, डिस्कवरी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज या डिस्कवरी ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज हरगोविंद खुराना का दिया है ना। हाँ डीएनए लाइगेज की डिस्कवरी करी थी हरगोविंद खुराना ने। ठीक चलिए अगला, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इसके ऊपर, एक मिनट ये नहीं, ये पहला ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहाँ बनते हैं? कौन से स्ट्रैंड पे बनते हैं? किसके ऊपर बनेंगे? देखिए यहाँ आपको दिख रहा है साफ तरीके से 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले के ऊपर ही बनेंगे ओकाजाकी। देखिए ओकाजाकी बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम टू, अरे इन द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा किस डायरेक्शन में बनेंगे? तो 5 प्राइम से स्ट्रैंड में बनेंगे ना। हाँ लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनेंगे। तो किस में बनेंगे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनेंगे। अरे भाई वो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहीं आया?
डिसकंटिन्यूअस तो आया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। While on the other hand, the template with पोलैरिटी 5 prime to 3 prime is discontinuous. Discontinuous के ऊपर ही आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में बनेंगे? हाँ तो बताइए इस डायरेक्शन में। हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही तो बनेंगे यार। तो यही तो हम भी आंसर दे रहे थे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हाँ बनेंगे, उसने ये नहीं कहा किस पे बनेंगे, उसने ये कहा किस डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक, तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया जी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगला, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। आप रिकॉग्नाइज करिए फिगर को और करेक्ट मैच बताइए। ए इज कंटिन्यूअस, ए क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, और बी इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एंड सी इज, सी क्या है? वेयर रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक, हाँ तो ए आ जाएगा। ए इज कंटिन्यूअस, ए कैसा हो गया? कंटिन्यूअस, बी डिसकंटिन्यूअस हो गया, और सी? अरे ए आएगा आंसर, रेप्लिकेशन 4 ए आएगा आंसर। ए डिसकंटिन्यूअस हो गया, ए आंसर ए आएगा, अच्छा ऑप्शन ए ये आएगा, वाला, ऑप्शन ए। हाँ ठीक, ऑप्शन ए आएगा। ठीक, आ गया। अगला, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एज, क्योंकि one of the strand in each molecule is parental and the other one is एक इसका स्ट्रैंड पुराना parental होता है और होता दूसरा नया होता है। ठीक है C। नया होता है। During सी है। replication- ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या होगा? दो डॉटर मॉलिक्यूल डेवलप फ्रॉम One बोथ strand from पेरेंटल parent स्ट्रैंड, and one strand freshly formed one in two strand daughter of parent molecules. and one strand of freshly formed in the two daughter molecules। Molecules। ठीक है, जी। दो डॉटर मॉलिक्यूल में एक पुराना होगा और एक नया होगा। ठीक है, Process used by researchers in conserving conservative. the process by used by researchers in studying semi conservative application। Density gradient। उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट की बात करी थी। सीजियम क्लोराइड से। यहाँ सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी ग्रेडियंट हुआ था, या डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली नीचे आया था। ठीक, अगला, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन स्टडी ऑफ डीएनए एप्लीकेशन हैज बीन, क्या हो जाएगा? डीएनए एप्लीकेशन के एक्सपेरिमेंट में ई कोलाई किया था रिसर्चर इंस्टॉल। डीएनए एप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन नोन एज रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अगला, इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, moves bidirectionally। मूव्स बाइडायरेक्शनली। देखिए ये इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। ठीक, अगला, 99 के बाद 101। हाँ वो अलग अलग क्वेश्चन जो में मिलते हैं। अब आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करना है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी लग रही होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।